सो हेलो एस्पिरेंट्स, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स जो हैं वो 21 टू 25 ऑफ मई 2022 के करंट अफेयर्स को अब हम देखने जा रहे हैं। जिस सीरीज में हम करंट अफेयर्स को देख रहे हैं उसी की एक अगली कड़ी है। ये है प्रीलिम्स 2023 के लिए करंट अफेयर्स। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए रिपोर्ट है, किसने निकाली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डब्ल्यू एंड यूनिसेफ। ये आपको बस याद रखना है कि किसने निकाली है रिपोर्ट, डब्ल्यू एंड यूनिसेफ। देन द नेक्स्ट इज योर पोलियो वायरस। देखिए पोलियो वायरस हाल ही में मोजाम्बिक में देखा गया है। आफ्टर 30 ईयर्स ये डिटेक्ट हुआ है वाइल्ड पोलियो वायरस। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना कि आखिरकार क्या चीज है ये पोलियो वायरस। देखिए पोलियो वायरस वर्तमान समय में केवल 2 ही कंट्रीज में पाया जाता है, एंडेमिक टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो आपको ये पता होना चाहिए। इंडिया को 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। तो कंडीशन क्या होती है किसी भी कंट्री को पोलियो फ्री डिक्लेयर करने के लिए, तो उस कंट्री में 3 सालों तक लगातार कोई भी स्ट्रेन ऑफ द पोलियो वायरस नहीं पाया जाना चाहिए। देर आर 3 स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो वायरस, 3 वेरिएंट्स, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है आपको 3 वेरिएंट्स ऑफ पोलियो वायरस इज देयर। तो किसी भी कंट्री में अगर उसे पोलियो फ्री घोषित किया जाना है तो जरूरी है कि किसी भी वेरिएंट वहां पर नहीं मिले, उस कंट्री में किसी भी प्रकार का कोई भी पोलियो वायरस का वेरिएंट नहीं मिले फॉर 3 ईयर्स। तो इंडिया को 2014 में पोलियो फ्री घोषित किया गया था। And the next is your वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। कौन सा इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स निकालता है? सो इट इज वर्ल्ड बैंक। ये आपको पता रहना चाहिए। कितने डायमेंशंस होते हैं? 6 डायमेंशंस होते हैं। किसी भी कंट्री को इस पैरामीटर पर गवर्न किया जाता है कि आखिरकार उस कंट्री में किस प्रकार का गवर्नेंस चल रहा है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? देर आर 6 पैरामीटर्स लाइक वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, सिमिलरली रेगुलेटरी क्वालिटी, देन करप्शन कैसा है वहां पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। आपको यह पता रहना है चाहिए कि इंडिया का जो स्कोर है वो काफी कम है इस पर्टिकुलर गवर्नेंस इंडिकेटर के अंतर्गत। हो सकता है यूपीएससी बोल दे कि बहुत ज्यादा रैंकिंग है, बहुत अच्छी रैंकिंग है इंडिया की वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स में। तो ऐसा नहीं है, बहुत कम रैंकिंग है इंडिया की वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स के अंतर्गत। स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है? स्टारलिंक देखिए स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है, नासा का प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये याद रखिएगा। हो सकता है यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दे कि नासा का प्रोजेक्ट है। तो इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ स्पेस एक्स। कितने सैटेलाइट्स इसमें प्लेस किए जाएंगे? 12,000 सैटेलाइट्स की बात कही गई है। कहां पर? लो अर्थ ऑर्बिट में। हो सकता है यूपीएससी बोल दे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किए जाएंगे। तो आपको पता रहना चाहिए नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने की बात की गई है। क्यों प्लेस किए जा रहे हैं? ताकि अफोर्डेबल इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा सके। नेक्स्ट इज योर वॉयजर 1। अगेन नासा का मिशन है। ये कब लॉन्च किया गया था? 1970s में। तो आपको ये पता रहना चाहिए किस डेकेड में लॉन्च किया गया था। तो ये 1970s में लॉन्च किया गया है। वॉयजर 2 2 स्पेसक्राफ्ट है, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2। तो जो वॉयजर 2 स्पेसक्राफ्ट है वो एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने जो 4 गैस जायंट प्लैनेट्स हैं, यानी कि आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन्हें विजिट किया है। इन चारों ही प्लैनेट को विजिट किया है और एकमात्र जो इस प्रकार का स्पेसक्राफ्ट है वो है वॉयजर 2। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट यानी कि वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2 हीलियोशीथ में है। वर्तमान समय में हीलियोस्फीयर को भी इन्होंने क्रॉस कर लिया, हीलियोशीथ में है, इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, हीलियोशीथ में है और हीलियोस्फीयर से क्रॉस कर गए। नेक्स्ट इज योर नगार्नो कारबाख रीजन। कहां पर है ये? अर्मीनिया, अजरबैजान। इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई इस रीजन यानी कि नगोर्नो काराबाख रीजन के रिस्पेक्ट में चल रही है। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्षेत्र कहां पर आता है। द नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट वारडेक। क्या चीज है ये प्रोजेक्ट वारडेक? देखिए वारडेक का फुल फॉर्म है वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में से तैयार किया जा रहा है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च सेंटर, वॉर गेम रिसर्च सेंटर होगा, जहां पर ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी सिमुलेशन के आधार पर। ठीक है, सिमुलेशन के आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स को, और इसमें मेटावर्स का एक निर्माण किया जाएगा ताकि उस मेटावर्स में भी ट्रेनिंग दी जा सके, वॉर गेम प्ले किए जा सके। सो दिस इज योर प्रोजेक्ट वॉरडेक। नेक्स्ट इज योर चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट। चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट 5 राइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन एनजीओ 5 राइट्स, जो कि ब्रिटेन में बेस्ड है। उसके द्वारा ये हाल ही में लॉन्च किया गया था चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ऐसी संस्थाओं के बारे में हमें पता रहे। 5 राइट्स क्या है? ये एक
एनजीओ है। देन द नेक्स्ट इज योर स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। ये हाल ही में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, तो आपको पता रहना चाहिए कि स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई है। देन द नेक्स्ट इज योर राजा राम मोहन रॉय। देखिए राजा राम मोहन रॉय, इन्हें ये राजा की उपाधि या पदवी किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, ये पता रहना चाहिए। साथ ही हमें ये भी पता है कि सती के विरुद्ध इन्होंने काफी काम किया था, इनका योगदान काफी है। साथ ही साथ वे ये भी चाहते थे कि महिलाओं को जायदाद में बराबरी की हिस्सेदारी मिले। साथ ही महिलाओं की शिक्षा के लिए भी इन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया। आत्मीय सभा इन्होंने 1814 में शुरुआत की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1817 में डेविड हेयर के साथ की थी। देन कैलकाटा यूनिटारियन कमेटी 1821 में स्थापित की थी विलियम एडम्स के साथ। देन ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ। देन 1822 में इन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। देखिए ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी आजकल इस तरीके के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। वो ये 4 आपको सीधा ऑप्शंस दे देगा 1 2 3 4 और बोलेगा कि इन्हें काल क्रम के अनुसार जमाइए, यानी कि जो चीजें पहले हुई थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें जमाइए। तो वो आपसे डायरेक्टली डेट्स तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपसे डेट्स पूछ ही रहा है अगर उसने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने के लिए आपसे पूछ लिया। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है हमें पता रहे किस क्रोनोलॉजी में राजा राम मोहन रॉय ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की है। देन उन्होंने कुछ लिटरेचर्स भी लिखे हुए जैसे कि ब्राह्मणिकल मैगजीन, देन संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार एटसेट्रा। तो आप इस पर्टिकुलर चीजों को, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन द नेक्स्ट इज योर इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। देखिए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन का हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव या प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडियन ओशन में जितनी भी मैरीटाइम एक्टिविटीज होती है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, का आदान प्रदान देशों के बीचों में, ठीक है। जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, मोर देन 50 मेंबर कंट्रीज हैं आईएफसी आईओआर के अंतर्गत, तो इन कंट्रीज के बीच में मैरीटाइम इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज किए जाने का प्रावधान है इन दिस पर्टिकुलर थिंग। देन द नेक्स्ट इज योर एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट क्या है? इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। आपको ये चीज पता रहनी चाहिए, फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। मल्टी वेवलेंथ से हमारा तात्पर्य यह है या मीनिंग यह है कि अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड एज वेल एज योर विजिबल, इन तीनों ही रेंजेस के अंतर्गत एस्ट्रोसैट किसी भी प्लैनेट का या ब्लैक होल का, स्पेशली ब्लैक होल का इमेजिंग कर सकता है। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। इट स्टडीज गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट जो होता है, क्या होता है गामा रे बर्स्ट? इमेंसली एनर्जेटिक एक्सप्लोजन है ये, ठीक है, जो कि दूसरे गैलेक्सीज में ऑकर करते हैं। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा के साथ ये एक्सप्लोजन होते हैं और दूसरी गैलेक्सीज में इन्हें देखा जाता है। दोज आर कॉल्ड एज योर गामा रे बर्स्ट। तो एस्ट्रोसैट इन गामा रे बर्स्ट को, ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट इज योर स्टोरेज ग्रेन। आखिरकार किस पर्टिकुलर ग्रेन को स्टोरेज ग्रेन कहा जाता है? तो देखिए वीट के रिस्पेक्ट में टर्मिनोलॉजी आती है स्टोरेज ग्रेन। जब वीट को आप किसी स्टोर हाउस में रखते हैं तो वहां से वीट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और वेट को गेन करता है, उसका वजन बढ़ जाता है। इसको स्टोरेज ग्रेन कहा जाता है, ठीक है, स्टोरेज ग्रेन। और वीट इज कंसिडर्ड एज लिविंग ग्रेन। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए किस ग्रेन को लिविंग ग्रेन कहा जाता है। पैडी को नहीं कहा जाता है, वीट को कहा जाता है। और जो मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब होता है वो किसके द्वारा होता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के द्वारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट इज योर बायो RRAP। क्या चीज है बायो RRAP? सो इट इज अ पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्च स्टार्टअप्स, ठीक है। बायोटेक रिसर्च स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने हाल ही में ये पोर्टल बनाया है, तो आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज बायो RRAP। And the next is your certain places which were there in the news। कुछ प्रमुख क्षेत्र थे, कुछ प्रमुख शहर थे जो कि काफी चर्चा में थे, तो उसे देख लेते हैं। सेंट ट्रोपेज। सेंट ट्रोपेज हाल ही में श्री अनुराग ठाकुर जो कि INB के मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर गए थे सेंट ट्रोपेज में। तो ये कहाँ पर स्थित है? फ्रांस के अंतर्गत। देन रामबान टनल कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। एंड दोनबास यूक्रेन के अंतर्गत स्थित है। इसे रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसमें पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमें पता रहना चाहिए दोनबास कहां पर सिचुएटेड है।
देन द नेक्स्ट इज योर संगीत कालानिधि अवार्ड्स। संगीत कालानिधि अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कर्नाटिक म्यूजिक, जो कर्नाटिक म्यूजिक होता है उसके अंतर्गत दिए जाते हैं, कर्नाटक संगीत जो होता है उसके अंतर्गत दिए जाते हैं। कौन सी संस्था इसे देती है? सो मद्रास म्यूजिक एकेडमी, बहुत इंपॉर्टेंट है मद्रास म्यूजिक एकेडमी, और इसे हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक के रूप में देखा जाता है, यानी सबसे उच्च पदवी या उच्च अवार्ड के रूप में देखा जाता है कर्नाटिक म्यूजिक के अंतर्गत। तो आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग संगीत कालानिधि अवार्ड। देन द नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट कौन संस्था निकालती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। देन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, हाल ही में ये काफी चर्चा में था। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट ये इंडिया और यूएसए के बीच में किया गया है, तो आपको पता रहना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी बोलते कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया और रशिया के बीच में किया गया है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट यूएसए के साथ हाल ही में इंडिया ने इसे किया है। देन नेक्स्ट इज योर फ्रंट रनर। क्या चीज है ये फ्रंट रनर? देखिए एक प्रकार की मैल प्रैक्टिस होती है जो कि म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत की जाती है। तो हो सकता है प्रीलिम्स के अंतर्गत यूपीएससी केवल वन लाइनर में ये पूछ ले, फ्रंट रनर काफी न्यूज में था, किसके रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आपने देखी है, आपने सुनी है, तो आपको पता रहना चाहिए मैल प्रैक्टिस है म्यूचुअल फंड्स के रिलेशन में। देन द नेक्स्ट इज योर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। स्थापित किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्थापित किया था इन्हें, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। किस ईयर में स्थापित किया था? 1861। एटलीस्ट आपको डेकेड पता रहना चाहिए, 1860 के आसपास इसे स्थापित किया गया था, ताकि अगर क्रोनोलॉजी वाले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बने। कुतुब मीनार के बारे में कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यूज में था। तो कुतुब मीनार इट्स अ 5 स्टोरीड बिल्डिंग, पहली चीज ये। सेकंड, इसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया, ठीक है, जो लाल चूना पत्थर होता है रेड सैंडस्टोन, उससे इसे बनाया गया। इसका निर्माण जिसने इसकी शुरुआत की थी वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और किसने इसे समाप्त किया था? इल्तुतमिश। पहला जो शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे शासक है इल्तुतमिश। रिपेयरिंग में तीसरे शासक का नाम आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, और चौथे शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इन दोनों ने इसे रिपेयर किया है। एक बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से शासक या कौन कौन से जो डायनेस्टी है वो आपके कुतुब मीनार के निर्माण से या रिपेयर से एसोसिएटेड है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको ये चारों के चारों पता रहे कि किसने इसकी शुरुआत की थी, किसने इसकी समाप्ति की थी, और कौन कौन से शासक इसके रिपेयरिंग में या इसके निर्माण में शामिल थे। नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है यूपीएससी बोल दे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट इज नॉट अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। कहां पर बेस्ड है? स्विट्जरलैंड में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1971 में। इसकी स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था कि पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को आगे बढ़ावा दिया जाए। कुछ रिपोर्ट्स हैं, मेजर रिपोर्ट्स जो आपको पता रहना चाहिए। फर्स्ट इज योर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, इसी तरीके से जेंडर गैप रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स यूपीएससी ने पहले भी प्रीलिम्स में पूछ ली है, और हो सकता है कि इस बार के प्रीलिम्स में भी पूछ ले, क्योंकि रिपोर्ट्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये चीजें पता रहे कि कौन कौन सी रिपोर्ट इस संस्था के द्वारा निकाली जा रही है। देन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे लेकर आया गया, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। देन जो आपके CFL लैम्प्स होते हैं और साथ ही साथ जो मर्क्यूरी लैम्प्स होते हैं उसे इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, ताकि इन्हें फेज आउट किया जा सके अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। देन फर्स्ट टाइम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वेस्ट के अंतर्गत इसी रूल्स में लेकर आई गई थी। और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने यह बात कही है कि 60% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसे 2023 में कलेक्ट भी किया गया है और रिसाइकल भी किया गया है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हो सकता है यूपीएससी बोल दे कि हार्डली 10% ही रिसाइकल किया गया ई वेस्ट में 2023 में, तो ऐसा नहीं है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने ये चीज बोली है, घोषित किया है कि 2023 तक 60% ऑफ ई वेस्ट वर कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड। देन द नेक्स्ट इज योर इंपोर्ट
ड्यूटी स्क्रैप्ड। किस में इंपोर्ट ड्यूटी को स्क्रैप किया गया? सनफ्लावर ऑयल में और साथ ही साथ सोयाबीन ऑयल के अंतर्गत। तो देखिए भारत को जरूरत होती है एडिबल ऑयल्स की, उसका 90% से भी ज्यादा अधिक भारत क्या करता है? इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज एडिबल ऑयल कंजम्पशन इज इंपोर्टेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, तो आप इतना याद रखिएगा कि मोर देन हाफ यानी कि 50% से अधिक एडिबल ऑयल कंजम्पशन को, जितना हमारा एडिबल ऑयल कंजम्पशन है उसे इंपोर्ट किया जाता है। कई जगह पर आप इसे 80% देखेंगे, 70% देखेंगे और कई जगह 90% भी देखेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े आप वो याद रखिए, हाफ ऑफ इंडियाज एडिबल ऑयल इज इंपोर्टेड। जो पाम ऑयल है हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और जो सोयाबीन है वो हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? सोयाबीन ऑयल फ्रॉम ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो यूपीएससी आपको यहाँ पर भी कंफ्यूज कर सकता है, वो बोल देगा सोयाबीन हम लोग इंडोनेशिया एंड मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए नहीं, पाम ऑयल हम लोग इंडोनेशिया एंड मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन ब्राजील और अर्जेंटीना से इंपोर्ट किया जाता है। तो ये देख लीजिए कौन कौन से ऑयल कितनी कितनी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो टोटल इंपोर्टेड ऑयल का 62% है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सोयाबीन ऑयल जो कि 21% होता है टोटल इंपोर्टेड ऑयल का, और आखिरी में आता है सनफ्लावर ऑयल जो कि 16% है टोटल इंपोर्टेड ऑयल का। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के करंट अफेयर्स देखेंगे। थैंक यू।